गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे प्रवास के प्रकारों की। प्रवास के प्रकारों में अपन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बारे में अध्ययन कर लिया। अभी इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास। किसी भी देश की सीमाओं के अंदर अंदर प्रवास, उसको कहेंगे अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास, इनलैंड माइग्रेशन। किसी भी देश की सीमा के भीतर उसके एक भाग से दूसरे भाग के लिए होने वाले प्रकार को अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास कहा जाता है। आंतरिक प्रवास एक प्रांत से दूसरे प्रांत के लिए अथवा एक जनपद से दूसरे जनपद के लिए, इसमें प्रवासी व्यक्ति क्रमशः प्रांत जनपद की सीमाओं को पार करते हैं। प्रथम प्रकार के प्रवास को हम अंत प्रांतीय प्रवास या दूसरे प्रकार के प्रवास को हम स्थानीय प्रवास के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार आंतरिक प्रवास को भी हम दो रूपों में बांट के पढ़ेंगे। एक है अंत प्रांतीय प्रवास और स्थानीय प्रवास। अब बात करते हैं अपने अंत प्रांतीय प्रवास की। अंत प्रांतीय प्रवास, प्रवासी अपने प्रांत या राज्य की सीमा को लांघकर अन्य प्रांत में जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में इस प्रकार के प्रवास उल्लेखनीय मात्रा में हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी नगरों दिल्ली में, पंजाब और हरियाणा से आकर काफ़ी संख्या में लोग बस गए। इलाहाबाद में अनेक पंजाबी और बंगाली परिवार हैं जो क्रमशः पंजाब और बंगाल प्रांतों से आकर यहाँ बस गए। इसे अधिकांश भारत पाक विभाजन के समय के विस्थापित परिवार हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सघन आबादी वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग रोजगार की खोज में पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात के औद्योगिक नगरों में चले गए हैं। इनमें से बहुत से लोग यहाँ स्थायी रूप से बस गए हैं। दिल्ली में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रवासियों की संख्या अधिक है। अभी कोरोना काल के अंदर हम इसको महसूस किया है, नज़दीक से महसूस किया है। आंतरिक प्रवास के उदाहरण प्रायः सभी देशों में मिलते हैं। अंतर्देशीय प्रवास का सामान्यतः सरकारी नियंत्रण नहीं होता, इसमें अधिकतर स्वतंत्र और ऐच्छिक होते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी राज्यों से जनसंख्या का प्रवास पश्चिम की ओर कृषि प्रदेशों तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की ओर हुआ। सन 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात सोवियत संघ के पश्चिमी प्रांतों से भी काफ़ी लोगों को साइबेरिया के कृषि फार्मों में काम करने के लिए ले जाया गया, जो आंतरिक प्रवास का एक उदाहरण है। अंतर्प्रांतीय प्रवास ग्राम से ग्राम के लिए, ग्राम से नगर के लिए, नगर से नगर के लिए अथवा नगर से ग्राम के लिए किसी भी प्रकार का हो सकता है, किंतु उसमें प्रांत का परिवर्तन आवश्यक है। अब बात करते हैं अपने स्थानीय प्रवास की। इसके अंदर प्रांत का स्थानांतरण आवश्यक नहीं है। स्थानीय प्रवास थोड़ी दूरी तक होने वाले प्रवास को स्थानीय प्रवास कहा जाता है। एक जनपद से दूसरे जनपद के लिए तथा एक ग्रामीण और एक नगरीय क्षेत्रों के मध्य होने वाला प्रवास इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रवास की दिशा के आधार पर स्थानीय प्रवास को हम निम्नलिखित 4 भागों में बांट सकते हैं। गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से गांव, ग्राम से ग्राम, इसे 4 भागों में बांट के करते हैं। सर्वाधिक मात्रा में ग्राम से नगर के और प्रवास रोजगार के लिए होता है। एक नंबर देखते हैं ग्राम से नगर प्रवास। इसे नगरीय प्रवास भी कहा जाता है। पिछले 3-4 दशकों में विकसित देशों में देहाती क्षेत्रों से नगरों के लिए प्रवासन की प्रवृत्ति तीव्रता में आई है, जिससे नगरीकरण की गति में तेजी हो गई है। यह प्रवास मुख्यतः 2 विपरीत शक्तियों से होता है। एक है ग्रामीण दबाव शक्ति यानी कि रूरल पुश फैक्टर, और ग्रामीण नगरीय आकर्षण की शक्ति अर्बन पुल फैक्टर। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता, बेरोजगारी के अवसरों की कमी या बेरोजगारी, न्यून तथा निश्चित मजदूरी, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि सामान्य सुविधाओं की कमी के कारण असंख्य युवक देहात से नगर की ओर जाने के लिए विवश हैं और बेहतर जीवन यापन के लिए उद्देश्य से नगर की ओर पलायन करते हैं। नगर सामान्यतः सभ्यता और संस्कृति के केंद्र होते हैं और साथ ही वे उद्योग, व्यापार, परिवहन, उच्च शिक्षा, मनोरंजन और सरकारी सेवाओं के भी केंद्र होते हैं। नगरों में प्राप्त रोजगार, जीवन के सामान्य सुविधाओं की उपलब्धता की आशा रहती है। इस प्रकार नगर अपने विविध
सेवाओं और रोजगार के अवसरों आदि के लिए ग्रामीण जनता के आकर्षण का केंद्र बना है। इससे ग्रामीण लोग नगर की ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार प्रवास भारत सहित अधिकांश विकसित देशों या विकासशील देशों में प्रचलित है। दूसरा नंबर का प्रवास आता है नगर से नगर में प्रवास। नगर से नगर प्रवास की प्रवृत्ति विकसित और विकासशील दोनों देशों के मध्य मिलती है, किंतु विकासशील देशों में इसकी प्रवृत्ति और मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। इसके अंतर्गत सामान्य छोटे नगरों से लोग आर्थिक कारणों से बड़े नगरों की ओर प्रवास करते हैं। यहाँ सामान्यतः लोग वाणिज्य, रोजगार, उच्चतर शिक्षा, चिकित्सा आदि की सुविधा उपलब्ध होती है। इस प्रकार बड़े नगरों में लोग ग्रामों से छोटे नगरों में आकर बसते हैं। इससे नगरों का आकार निरंतर तेजी से बढ़ता है और वे महानगर बन जाते हैं। विदेशों में न्यूयॉर्क, शिकागो, लंदन, टोक्यो, शंघाई आदि सैकड़ों नगर इस प्रकार के प्रवास के होते हैं। भारत में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली आदि महानगरों की निकटवर्ती तथा संलग्न राज्यों के नगरों में प्रतिवर्ष उल्लेखनीय मात्रा में प्रवास हो रहा है। इससे नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। अब तीसरा नंबर बात करते हैं नगर से ग्राम प्रवास। नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रवास की प्रवृत्ति अधिकतर विकसित देशों के महानगरों में पाई जाती है। विकासशील देशों में इस प्रकार के प्रवास का प्रचलन बहुत ही कम है। इस प्रवास में प्राय उच्च वर्ग के लोगों की संख्या अधिक होती है। महानगरों में बढ़ती भीड़ भाड़, प्रदूषण की समस्या छुटकारा पाने के लिए लोग अपने नगरीय आवास को छोड़कर नगर के उपांत क्षेत्र में निवास करने लगते हैं। यहाँ उन्होंने नगर के शोर शराबा, भीड़ भाड़ रहित स्वच्छ वातावरण, विस्तृत भूमि उपलब्ध होती है। तीव्रगामी यातायात साधनों, विशेषकर निजी वाहनों के द्वारा उनका संबंध नगरों से पूर्णतः स्थापित रहता है। नगरों के पुराने केंद्रीय भाग से जनसंख्या का पलायन नगर के बाहर उपांतीय क्षेत्र के रूप में होता है, जो सामान्यतः कुछ वर्षों पश्चात मुख्य नगर में जुड़ जाता है। विकासशील देशों में नगर से ग्राम का स्वरूप इसमें कुछ भिन्न है। नगरों में नौकरी करने वाले मजदूर कुछ विशेष अवसरों पर अपने पैतृक गांव में लौट आते हैं। इसी प्रकार नगर में सेवारत अनेक कर्मचारी सेवा मुक्त होने के बाद अपने पैतृक गांव को लौट आते हैं, यही वहीं रहने लगते हैं। अब तीसरा है ग्राम से ग्राम प्रवास। इस प्रवास विकसित और विकासशील देश दोनों में होते हैं। प्राय ये दो कृषि प्रधान क्षेत्रों के मध्य होते हैं। जिस क्षेत्र में कृषि की कमी और जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, वहां से कृषि आधारित जनसंख्या का प्रवास ऐसे कृषि क्षेत्रों के लिए होता है जहां पर्याप्त उपजाऊ कृषि भूमि उपलब्ध होती है और कृषि के विकास की नवीन संभावनाएं उपलब्ध रहती है। इस प्रकार के दो रूपों में पाए जाते हैं। प्रथम, अल्प विकसित तथा सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र या कृषि क्षेत्रों में विकसित क्षेत्रों प्रदेशों के लिए यहाँ कृषि कार्यों में रोजगार के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पाने के लिए बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास हुआ है। द्वितीय, किसी प्राकृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक संकट के कारण ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग किसी अन्य ग्रामीण क्षेत्र को स्थानांतरित होने को बाध्य होते हैं। यहाँ कृषि के अनेक अविकसित पर्याप्त कृषि भूमि पाई जाती है। भूमि सस्ती होने का कुछ कृषक बड़े बड़े कृषि फार्म स्थापित कर लेते हैं। ऐसे क्षेत्र में प्रवासी ग्रामीणों की बस्ती बस जाती है। इसका प्रभुत्व हो जाता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों, दक्षिण की पठारी पेटी में प्रवासियों द्वारा आवासित अनेक ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं। अब है मौसमी या सामयिक प्रवेश। मौसम के अनुसार प्रवास का स्थानांतरण होता है। कुछ निश्चित समय अंतराल में या से अथवा मौसमी परिवर्तन के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए होने वाले मानव स्थानांतरण को मौसमी या सामयिक प्रवास कहते हैं। मौसमी प्राय एक निश्चित मौसम से एक निश्चित क्षेत्र से दूसरे निश्चित क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष होता है, जबकि सामयिक या सर्वाधिक प्रवास एक निश्चित या लगभग निश्चित समावधि 1-2 वर्ष या 3 वर्ष के वर्ष आदि हो सकता है। प्रवासी निश्चित समावधि के पश्चात अपने मूल स्थान पर लौट आता है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में मौसमी प्रवास के उदाहरण देखने को मिलते हैं, किंतु उसके स्वरूप में पर्याप्त भिन्नता है। मौसमी प्रवास को हम 3 रूपों में अलग बांट के पढ़ सकते हैं। अब हम मजदूरों का मौसमी प्रवास, एक जलवासियों का, पशुचारणों का मौसमी प्रवास, एक पर्वतीय मौसमी प्रवास। अब मजदूरों का मौसमी प्रवास, इसके अंतर्गत कृषि तथा चीनी उद्योग जैसे कुछ
व्यवसायों में मजदूरों को वर्ष भर काम नहीं मिलता। ऐसे व्यवसायों में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, कुछ निश्चित अवधि के लिए होती है। जिस समय मौसम में किसी कृषि प्रदेश में खेतिहर मजदूर की अधिक आवश्यकता होती है, इस समय विभिन्न भागों में आकर कृषि प्रदेश में मजदूर एकत्रित होते हैं। जैसे फसलों की कटाई के समय खेतों की कार्य समाप्ति जाने पर ऐसे मजदूर पुनः अपने निवासी क्षेत्र को लौट जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व इटली और स्पेन ने हजारों संख्या में मजदूरों को अर्जेंटीना में गेहूं की कटाई के लिए ले जाया गया। कटाई के पश्चात वे स्वदेश लौट आते थे। 1907 से 1913 के मध्य औसतन 60,000 श्रमिक प्रतिवर्ष इस मौसमी स्थानांतरण में सम्मिलित हैं। इस प्रकार विभिन्न कार्य के लिए मजदूरों को दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। दूसरा है चलवासी प्रवास। विश्व के अनेक भागों, विशेष रूप से अर्ध शुष्क तथा घास के मैदान में स्थानांतरण जातियां घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करती हैं और इसी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरती। जलवासी पशुचारण अपने पशुओं तथा परिवार के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए समय समय पर प्रवास करते हैं। साइबेरिया के स्टेपीज प्रदेश, किर्गिज अरब के बुद्धू, अफ्रीका के अरब बर्बर आदि इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो विशेष ऋतुओं में निश्चित स्थानों पर चले जाते हैं। यूरेशिया में टुंड्रा के दक्षिणी छोर पर याकूत, लैप्स आदि जनजातियां शीत ऋतु में नवंबर अप्रैल में नदियों के किनारे तथा वनों के छोरों पर तंबुओं में रहती है। ग्रीष्म ऋतु में आगमन पर एक ही मई जून में बड़े पैमाने पर चारों के लिए प्रवास करते हैं और उन्हें झुंड में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार ये चलवासी पशुचारण प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी अनुकूलता के अनुसार वो अपना प्रवास करते हैं। अब है पर्वतीय मौसमी प्रवास। उन पर्वतीय भागों में मौसमी प्रवास अधिक प्रचलित है जिनके उच्चवर्ती भाग तापमान शीत में बहुत कम हिमांक के नीचे हो जाता है और चारागाह हिमायित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रवास निचली घाटियों की ओर ऊपरी पर्वतीय भागों के मध्य निश्चित बिंदु में पूर्ववर्ती मार्ग से प्राय प्रतिवर्ष होता है। मौसमी प्रवास, इसे मौसमी प्रवास कहते हैं। आल्प्स, हिमालय, कुनलुन, किर्गिज, खिनगिन तथा अनेक अन्य पर्वतों क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन के साथ मानव स्थानांतरण प्राचीन काल से ही होता आया है। ऐसे मौसमी प्रवास मुख्यतः मौसम यानी टेम्परेचर के असहनीय हो जाने तथा खाद्य पदार्थों के अभाव के कारण होता है। बृहत हिमालय के उच्चवर्तीय भागों में निवासी ग्रामीण ग्रीष्म ऋतु में अपने पर्वतीय ग्रहों में चले जाते हैं। इस समय यहाँ ठंडक कम हो जाती है और पशुओं के लिए चारागाह उपलब्ध होते हैं। शीत ऋतु के आगमन पर हिमपात प्रारंभ हो जाता है। वो उच्चवर्ती भागों के पहाड़ी लोग निचली घाटियों में प्रस्थान कर जाते हैं। निचली घाटी शीत ऋतु में अधिक ठंडी हो जाती है तथा वहाँ तापमान अपेक्षित गर्म होता है। वहाँ प्राप्त चारागाह भी उपलब्ध हो जाता है। ऊपर से नीचे उतरने के मार्ग लगभग निश्चित होते हैं। यात्रा के पड़ाव भी निर्धारित होते हैं। यहाँ लोग आते जाते 1-2 दिन के लिए ठहरते हैं। ये लोग प्रतिदिन सामान्यतः 10-15 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और वे अपने परिवार तथा पशुओं के साथ पड़ाव डालते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर तक ये प्रवासी अपनी निचली गर्म घाटियों में पहुंच जाते हैं। लगभग 4 महीने लगते हैं। इस अवधि में ये लोग अपनी वस्तुओं, ऊन, शाल, दुशाले, कंबल, स्वेटर यहाँ लगभग 4 महीने रहते हैं। इस अवधि में ये लोग अपनी वस्तुओं को यहाँ मैदानों में घूम घूम कर बेचते हैं और साथ ही अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं एकत्रित कर लेते हैं। शीत ऋतु के समाप्त होते ही मार्च अप्रैल में ये पहाड़ी जातियाँ अपने परिवार, अपने पशुओं के साथ घाटियों की पहाड़ियों के भागों में ये प्रस्थान करती है। मार्ग में पड़ाव डालते हुए ये लोग कई मई तक अंत तक अपने उच्चवर्ती निवास तक पहुंच जाती है और पूरा ग्रीष्मकाल वहीं रहती है। हिमालय पर्वत के समान विश्व के अनेक पर्वतीय भागों में भी अलग अलग इसी प्रकार के मौसमी प्रवास प्रचलित में हैं। अब प्रवास में अवरोधक भी, इन प्रवासों में क्या क्या अवरोधक हो सकते हैं इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है प्राकृतिक अवरोधक, दूसरा मानव निर्मित अवरोधक। प्राकृतिक अवरोधक के अंतर्गत गर्म स्थान, ठंडे स्थान, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ऊंचे पर्वतियाँ, विस्तीर्ण महासागर, मरुस्थल, घने दुर्गम जंगल, दलदल, हिम क्षेत्र आदि मनुष्य के प्रवास के स्थानांतरण में प्रमुख प्राकृतिक अवरोधक हैं। अब बात करते हैं अपने कृत्रिम अवरोधक की। इसके अंतर्गत मानव निर्मित अवरोधों में सुरक्षा, दीवार, बाढ़ का निर्माण
आर्थिक दृढ़ता, सामाजिक बंधन आदि कृत्रिम अवरोधक के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार हमने प्रवास के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा। विशेष रूप से अपन ने पढ़ा अंतरराज्यीय प्रवास या इंटरनल माइग्रेशन को अपने विशेष रूप से पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे प्रवास के कुछ सिद्धांत। प्रवास के सिद्धांतों में पढ़ेंगे रेवेस्टिन का प्रवास सिद्धांत, गुरुत्व मॉडल पढ़ेंगे, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, मध्यवर्ती अवसर मॉडल, प्रतियोगी प्रवासी मॉडल, सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल, ली का प्रवास सिद्धांत, सोपानी संचरण मॉडल, कर्षण एवं दाब सिद्धांत, व्यवहार परक मॉडल और लास्ट अपना रहेगा गतिशीलता संक्रमण मॉडल। ये सब प्रवास के सिद्धांत हैं। अपनी ये 30 यूनिट चल रही है लगभग। इस प्रवास के सिद्धांत के बाद में लगभग 2 वीडियो और बनेंगे, ये अपनी यूनिट समाप्ति की ओर हो जाएगी। धन्यवाद।